कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 1 15 ग्रुप नाइट्रोजन परिवार खत्म हो गया था। आज आप पढ़ेंगे 16 या 6 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली या ऑक्सीजन परिवार, जिसमें ऑक्सीजन सर्वोपरि है, आवर्त के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन परिवार कहा गया। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेन से भी कहते हैं, CALCEGENS, कैल्कोजेन मीन्स ऑक्साइड फॉर्मेशन एलिमेंट, ऑक्साइड फॉर्मेशन एलिमेंट। ये ऑक्साइड धातु के अवधात से क्रिया करके उनके ऑक्साइड जैसे कैल्कोजेन। आइए 16 ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है? तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है सेल्सियम, चौथा है टेल्यूरियम, हिंदी हीरो, और इसके बाद है पोलोनियम। ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं जो एक ही आवर्त प्रणाली के एक ही समूह 16th में रखे गए हैं। बाद में 16th ग्रुप में केवल ऑक्सीजन, सल्फर जैसे दो यौगिकों को पढ़ना है। दोनों ही अधातु हैं। ये उपधातु की श्रेणी में आता है, दोनों धातु हो जाते हैं। ऑक्सीजन गैस ये स्वभाव का है, वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, प्राणवायु गैस है, लोगों को जीवन प्रदान करता है। सल्फर हमारा ठोस अवस्था में पाए जाने वाला यौगिक है, जो विभिन्न प्रकार के अयस्क में छिपा होता है। दोनों ही अयस्क निर्माण करने वाले हैं। इनके भाग के साथ जब इनके अयस्क पाए जाते हैं उन्हें ऑक्साइड कहा जाता है, जब इनके अयस्क पाए जाते हैं तो उन्हें सल्फाइड कहा जाता है। तो दोनों ही अयस्क का निर्माण करने वाले यौगिक हैं। इन्हें एक ही समूह में क्यों रखा गया है, आइए इसकी चर्चा कर ले। ऐसे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन परिवार को एक ही समूह में क्यों रखा गया? तो जिसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, सल्फर का है 16 और इनका है 34, इनका है 52 और इनका है 84। इनको अगर हम बांटे तो 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला कोष में अलग है और दूसरा कोष में अलग है। कोष में माने पहले में 2n² के अनुसार बोरवरी नियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए 6 में ही इनको संतोष कर लेना पड़ता है। और इसी स्तर पूरा न होने के कारण ये अन्य धातुओं से क्रिया करने के लिए उत्सुक होते हैं, क्रियाशील होते हैं। उपकोष में अगर हम चर्चा करें तो ये उपकोष में sp-DM होते हैं, तो
इन्हें 1s2, 2s2 और 2p4। सल्फर ने बोला को बांटे तो कोष में हो जाएंगे 2, 8, 8 और 6। 2, 8, 6। इनको अगर हम कोष में बांटे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। सेलेनियम को बांटे तो हो जाएगा इनको कोष में तो 2, 8, 18, 8, 6। उपकोष में अगर हम बांटे तो हो जाएगा आप बाउंड नियमानुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2 और 4p4। इनको अगर हम बांटे कोष में तो हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8, 6। उपकोष में अगर हम बांट दें क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 5s2, 4d10, इसके बाद 5p4। लास्ट पोलोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 84 है, इसे अगर हम कोष में बांटे तो मिल जाता है 2, 8, 18, 18, 32, 8 और 6। तो आइए 1s2, 2s2, 2p6 ये उपकोष है। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 और 6p4। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगर हम देखें तो सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 है, 6 है और 6 है। सभी के उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें एक ही क्लास में स्थान, एक ही समूह में स्थान दिया गया। उपकोष की चर्चा करें तो सभी के वायतम कोष में अगर यहाँ s2p4 है, इनमें भी s2p4 है, यहां भी देखेंगे तो s2p4 ही मिलेगा, अर्थात यही 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी उपकोष में भी विराजमान है, इसलिए इनको एक साथ एक ही समूह में स्थान दिया गया। p4 में भी समानताएं पाई गई है, अर्थात सभी के p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण इन्हें एक साथ एक ही समूह में स्थान दिया गया। इसके बाद अगर हम इनकी संयोजकता की बात देखें तो भी संयोजकताएं सबकी समान है। इनमें इलेक्ट्रॉनों के जो निश्चित गैप है उसमें भी समानताएं हैं कि अगर हम 8 के बाद 8 चलेंगे तभी हमें सल्फर मिलेगा, 18 चलेंगे 24 मिलेगा, फिर 18 ही समूह 18 ही तत्व को पार करेंगे तो टेलुरियम मिलेगा और 32 पार करेंगे तो पोलोनियम मिल जाएगा। तो इस आवर्तता के कारण भी इन्हें आवर्त सारणी में एक साथ एक ही समूह में स्थान दिया गया।
तो ये प्रश्न आपको 2 नंबर में आता है कि ऑक्सीजन परिवार को एक साथ एक ही समूह में स्थान क्यों दिया गया। तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस आधार पर आप ऑक्सीजन परिवार को एक ही समूह में रख सकते हैं। दूसरा, अब हम चलते हैं कि इस ऑक्सीजन का विशेष महत्व क्यों है। ऑक्सीजन को के नाम पर ही इस परिवार को ऑक्सीजन परिवार क्यों कहा गया। अन्य यौगिकों में सल्फर को महत्व दिया गया, तो इसे कहते हैं ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन परिवार का पहला सदस्य है जिसका परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो 1s2, 2s2 और 2p4, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी तक नहीं जा सकता है। तो पहला है कि छोटा आकार है, दूसरा है डी कक्षक की अनुपलब्धता है, डी कक्षक विस्तार नहीं कर सकते, इसलिए परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। आइए, इसके बाद ये गैस है, अन्य कोई गैस नहीं है। तीसरा, वायुमंडल में या लगभग नाइट्रोजन के बाद पाया जाने वाला सबसे अधिक यौगिक तत्व है, और यह ऑक्सीजन लोगों को जीवन प्रदान करता है, श्वसन क्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे प्राणवायु गैस भी कहा गया है। पौधे इसे व्यर्थ उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं, मानव इसे उपयोगी पदार्थ के रूप में उपभोग करता है, इसलिए यह जंतु और पादप के बीच तैरता रहता है, चक्र करता रहता है। अर्थात श्वसन क्रिया में जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का को निष्कासित करते हैं, और पौधे इसे भोजन निर्माण में ले लेते हैं और इसे जो है ऑक्सीजन को व्यर्थ उत्पाद के रूप में, व्यर्थ उत्पाद, ये श्वसन क्रिया में मानव का क्या है, व्यर्थ उत्पाद है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जीव, जंतु और पौधों के बीच रन करती रहती है। अगर हम सोच सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो पौधों का जीवन असंभव है, ऑक्सीजन नहीं है तो जंतु जीवन असंभव है, इसलिए जंतु और पादप दोनों एक दूसरे के, इन दोनों गैसों के प्रभाव से पूरक माने जाते हैं। एक के लिए जो व्यर्थ है, दूसरे के लिए वही मेन प्रोडक्ट है, दूसरे के लिए मेन वही उपभोग है। पौधा जो छोड़ा उसे जंतु ने लिया, जंतु ने जो श्वसन क्रिया में निकाला उसे क्या किए, पौधे लिए। एक बात ध्यान दो कि कुछ पौधे भी श्वसन क्रिया में CO2 गैस बाहर निकालते हैं, इसलिए पौधों के नीचे रात में सोना हानिकारक माना जाता है। इसके आगे क्या होगा हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।